हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जीपीएससी तैयारी। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमसीक्यूज देखेंगे और सभी एमसीक्यूज डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक एमसीक्यू से दूसरा 5 या 6 एमसीक्यू और इसके अल्टरनेटिव एमसीक्यू कैसे पूछे जा सकते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो भी हमारा वीडियो होगा इसकी ये पार्ट 1 है, सीरीज होगी टोटली, और 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। और सभी एमसीक्यूएस जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जीएससीसीएल एग्ज़ाम है जिसकी अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है, इसके आगे जीपीएससी है असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, इसके आगे जेईई इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम है, आरआरबी के लिए भी ये एमसीक्यूज काम आने वाले हैं, आईईएस जो इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम है इसमें भी अब सब काम आने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो मैं आपको स्ट्रेन डिफाइन करूँ इससे पहले आपको स्ट्रेस के बारे में बता देता हूँ। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन कहाँ से आएगा, स्ट्रेस से आएगा। तो मान लो कि ये बॉडी है, ऑन अ बॉडी, जब आप ये बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो बॉडी है डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन मीन्स इसकी लेंथ इंक्रीज होगी अगर एक्सटर्नल फोर्स आप टेंसाइल लगाते हो, पुश करते हो, पुल करते हो, सॉरी पुश मीन्स कंप्रेशन। तो क्या होगा कि डिफॉर्मेशन होगा। इतना डिफॉर्मेशन हुआ, मान लो कि इसकी लेंथ L है और दोनों साइड डेल्टा L बाई टू डिफॉर्मेशन हुआ। तो क्या होगा कि इंटरनली ये जो बॉडी हमारी थी वो बॉडी में इंटरनली एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है, सेटअप होता है। वो रेजिस्टेंस फोर्स क्या करता है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसका रेजिस्ट करता है, उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा रेजिस्टिंग फोर्स मीन्स आर अपन एरिया। और आर की वैल्यू कितनी होगी, ये आर की वैल्यू कितनी होगी, जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उस वैल्यू की इक्वल होगी P बाय ए होगा। P मीन्स हमारा लोड है, मीन्स न्यूटन, और एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर। जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम mm देते हैं। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 MPa मेगा पास्कल, ये भी याद रखना है। तो ये टोटली स्ट्रेस हुआ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम देखते हैं। स्ट्रेस इज अ वन टाइप ऑफ टेंसर क्वांटिटी मीन्स हायर ऑर्डर वेक्टर। उसका दूसरा यूनिट पास्कल भी है, आप पास्कल भी बोल सकते हो, स्ट्रेस का दूसरा यूनिट। इसके आगे जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, ये तीनों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मीन्स बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को। तो मैं बता दूँ स्ट्रेस को, आप स्ट्रेस मैंने डिफाइन कर दिया है। स्ट्रेंथ की जो मीनिंग है वो क्या है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फेलर। अगर फेलर के आगे वो रेजिस्ट करता है तो वो एबिलिटी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम, एबिलिटी टू रेजिस्ट फेलर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। ओके। और स्टिफनेस किसको बोलते हैं, स्टिफनेस हम किसको बोलते हैं, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। अगर डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने में एबल है मटेरियल, उसको बोलते हैं हम स्टिफनेस। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, strength means ability of material to resist failure and stiffness means ability of material to resist deformation। जिसका फॉर्मूला अगर लिखना है स्टिफनेस का फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हो कि स्टिफनेस इज इक्वल टू एक्शन बाय डिफॉर्मेशन, एक्शन बाय डिफॉर्मेशन। स्टिफनेस को हम K से डिनोट करें अगर, तो P बाय डेल्टा, डेल्टा मीन्स डिफॉर्मेशन, P मीन्स हमने जो एक्सटर्नली फोर्स लगाया है वो। ओके, तो स्ट्रेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम देखेंगे, लेकिन पहले स्ट्रेन देख लेते हैं। स्ट्रेन का मतलब है दो
टाइप्स का स्ट्रेन होता है, लीनियर स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। अभी हम लीनियर मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में आपको बताते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। डिनोमिनेटर में ओरिजिनल डायमेंशन हो गए, ओरिजिनल, और जो भी चेंज होगा वो डायमेंशन न्यूमरेटर में होंगे। मान लो कि एप्सिलॉन का मतलब है मीन्स लीनियर स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। ओके, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम क्वांटिटी है, लेंथ, इसलिए ये यूनिट लेस क्वांटिटी पैरामीटर है। अगर हमारा स्ट्रेस टेंसाइल है, अगर हमारा स्ट्रेस टेंसाइल है तो स्ट्रेन भी क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा। अगर हमारा स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव है तो हमारा स्ट्रेन भी कॉम्प्रेसिव होगा। एंड अगर हमारा स्ट्रेस शियर स्ट्रेस है तो हमारा स्ट्रेन भी शियर होगा। ओके, तो ये आपको समझना था। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो फर्स्ट आप चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। नंबर 2 है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। नंबर सी है चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। नंबर डी है एनी ऑफ द अबो एंड नंबर ई है नन ऑफ द अबो। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको स्ट्रेन पूछे तो आप देखो जो भी चेंजेस क्वांटिटी है तीनों ऑप्शन में ए बी सी, चाहे वो वॉल्यूम हो, लेंथ हो, डायमीटर हो, थिकनेस हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, कुछ भी हो, अगर चेंजेस क्वांटिटी ऊपर हो न्यूमरेटर में एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल पैरामीटर डिनोमिनेटर में है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ओके, पर्टिकुलरली आपको बोला नहीं है कि कौन सा स्ट्रेन। अगर यहाँ पे बोले कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो ऑप्शन ए होता। ओके, अगर बोले लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो ऑप्शन बी सही आंसर होता। ओके, अगर लेटरल स्ट्रेन बोलता तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, सी आंसर। लेकिन यहाँ पे ओनली स्ट्रेन बोला है तो हमारा आंसर होगा डी। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। ओके, चलो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है एक्सप्लेनेशन में, आपको पता नहीं चलता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये टोटली सभी सब्जेक्ट की सीरीज आएगी, 1 बाय 1 हम ऐसे 50 to 60 70 जितने भी अच्छे अच्छे एमसीक्यू है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे एमसीक्यू है, वो सभी एमसीक्यू हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलो, नंबर 2 एमसीक्यू है हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हुक्स लॉ क्या है। ओके, हुक्स लॉ के बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले, और इससे आगे हम देखेंगे। और ओके, चलो, तो हुक्स लॉ के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं हुक्स लॉ क्या है। ओके, तो हुक्स लॉ जनरली क्या है कि इन इलास्टिक लिमिट ऐसा स्टेटमेंट है, हुक्स का स्टेटमेंट है कि इन इलास्टिक लिमिट जो हमारा स्ट्रेस है, विद इन इलास्टिक लिमिट जो हमारा स्ट्रेस है वो स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन करवा आप समझ सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे ए आपने देखा होगा, बी सी डी ई एफ, यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सबसे हाईएस्ट। ए तक होता है हमारा इलास्टिसिटी, बी से आगे प्लास्टिसिटी हो जाती है, मीन्स जो भी आप डिफॉर्म करोगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ई पे लास्ट में एफ पे ब्रेकिंग पॉइंट है, और ये लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, ये दोनों है। तो हमारा जो हुक्स लॉ है वो हुक्स लॉ क्या डिफाइन करता है, तो इलास्टिक कांस्टेंट को डिफाइन करता है। कैसे? हमारा स्ट्रेस है वो विद इन अ इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम दूर करते हैं तो बीच में एक कांस्टेंट होगा जिसको बोलते हैं हम यंग मॉड्यूलस या इलास्टिक कांस्टेंट। इसका तीसरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका यूनिट क्या होगा, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगा। तो सिग्मा का जो भी यूनिट होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिकॉज एप्सिलॉन
जो स्ट्रेन है हमारा वो तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, दूसरी बात, अगर 1 गीगा पास्कल पूछे इज इक्वल टू कितना MPa, तो 10⁻³ MPa होगा, 10⁻³ न्यूटन पर mm²। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है जो जिसका भी याद रखना चाहिए तो माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील के लिए जो हमारा G है, हमारा जो E है माइल्ड स्टील के लिए, जो हमारा मॉड्यूलस है यंग मॉड्यूलस, जिसकी वैल्यू है 200 to 210 GPa, मीन्स 200 न्यूटन, 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm² टू 210 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, तो हमारा आंसर होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब तक जो हमारा सिग्मा एंड एप्सिलॉन प्रोपोर्शनलिटी तक है, ओके, तो हमारा आंसर होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दूसरी हम बात बता दें आपको कि जो हमारी ई की वैल्यू है स्टील के लिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा नंबर आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का जो ई है मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, स्टील के बाद कास्ट आयरन का होता है 1.3 × 10⁵ न्यूटन पर mm², मीन्स 130 GPa। कास्ट आयरन सेकंड नंबर पे आता है। इसके आगे आता है, कास्ट आयरन के बाद आता है हमारा कॉपर का। ध्यान रखना, कॉपर का जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। कॉपर का है 100, मीन्स 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm², मीन्स 100 GPa। ओके, इसके आगे है ब्रास का। इसके कॉपर के बाद है ब्रास का। ब्रास का है 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm², मीन्स MPa। अगर GPa में लिखना है तो 880। ब्रास के आगे मीन्स नीचे होगा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का है 0.7 × 10⁵, मीन्स 70 GPa। इसके आगे है टिम्बर। टिम्बर का जो इलास्टिक कांस्टेंट है यंग मॉड्यूलस सबसे कम है, 0.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm², मीन्स 10 GPa। ओके, तो ये था हमारा यंग मॉड्यूलस डिफरेंट मेटल के लिए, डिफरेंट मटेरियल के लिए। चलो, नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, यंग मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि E = σ/ε। तो ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस है आपको पता होगा। तो हमारा स्ट्रेस है ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसको कौन से स्ट्रेस बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से, लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स अगर टेंसाइल होगा या कॉम्प्रेसिव होगा, शियर नहीं होगा। ओके, अलोंग द एक्सिस होगा। एंड इससे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है तो इससे कौन सा स्ट्रेन जनरेट होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो इसका आंसर क्या होगा यंग मॉड्यूलस का? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मीन्स आंसर होगा सी। ओके, चलो इसके आगे हम बात करें तो नंबर 4 है द यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वो ही यंग मॉड्यूलस का होगा, न्यूटन पर mm²। लेकिन ऑप्शन में देखो न्यूटन पर mm² आपको नहीं दिखाएगा, तो न्यूटन के बदले हम kgf किलोग्राम ऑफ फोर्स लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.81 किलोग्राम ऑफ फोर्स। और सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स ये CGS में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा डी। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। नंबर 5 क्वेश्चन है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये मान लो कि कोई बॉडी है और ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होगा उससे जो स्ट्रेन जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन।
अगर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता तो आंसर हमारा होगा लेटरल स्ट्रेन। ओके, तो लीनियर और लेटरल ये दोनों में डिफरेंट है। लीनियर स्ट्रेन अलोंग द एक्सिस होगा एंड जो हम अलोंग द फोर्स एक्सिस, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन में होगा, और लेटरल स्ट्रेन तो वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा लीनियर स्ट्रेन। ओके, चलो इसके आगे है इफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई टू अ बॉडी टेंड टू एलोंगेट द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड। अगर बॉडी को एलोंगेट करना है तो कौन से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? सिंपल है, टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, मैंने आपको बताया अभी कि मुझे टाइप ऑफ स्ट्रेस आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेस का क्वेश्चन है, तो इसके आगे मैं आपको 4 मटेरियल के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट है हमारा आइसोट्रॉपिक मटेरियल, समझना, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल की डेफिनेशन क्या होती है? तो इट हैज़ आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अगर सभी डायरेक्शन में इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी, अगर सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो आइडेंटिकल होती है, इक्वल होती है ऑल डायरेक्शन, वो मटेरियल को बोलते हैं हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ओके, आइडेंटिकल मीन्स सेम। अगर आइडेंटिकल वर्ड्स निकाल के मैं डिफरेंट लगा दूं कि इन इलास्टिक प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन, अगर आइडेंटिकल को निकाल कर मैं डिफरेंट लगा दूं तो वो मटेरियल को हम बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। ओके, आइसोट्रॉपिक मीन्स इट हैज़ आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अगर डिफरेंट डायरेक्शन है, डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है प्रॉपर्टीज, तो इसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। तो 2 डेफिनेशन कंप्लीट हुई। नंबर 3, मटेरियल इज सेम काइंड थ्रू आउट। अगर सभी डायरेक्शन ऑल ओवर हमारा जो मटेरियल है वो सेम काइंड है, सेम कंपोजिशन है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मटेरियल। चलो इसके आगे फोर्थ डेफिनेशन है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। क्या है? ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में हमारी इलास्टिक सिमेट्री है, ओके, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। चलो स्ट्रेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रेस है जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। नॉर्मल जिसका 2 पार्ट्स होगा, कौन सा 2 आपको पता है? एक टेंसाइल है, एक कॉम्प्रेसिव। ओके, नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, जिसका 2 पार्ट्स है, टेंसाइल। अगर बॉडी स्ट्रेस होगी मीन्स आप बॉडी को खींचते हो तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अगर आप बॉडी को पुश करते हो, दबाते हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। किसका टाइप है? नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, चलो दूसरा स्ट्रेस है हमारा शियर स्ट्रेस। क्या है? शियर स्ट्रेस। आपको पता होगा कि आपने रिवेट स्टडी किया होगा कि जो भी रिवेट है, यहाँ पे क्या है? रिवेट है। मान लो कि यहाँ पे ऐसा रिवेट है और एक यहाँ से और यहाँ से 2 प्लेट में फोर्स लगता है बिफोर शियरिंग, और अगर शियरिंग हो जाता है तो आफ्टर शियरिंग क्या होगा कि आफ्टर शियरिंग ये जो प्लेट है वो 2 पार्ट्स में बीट जाएगी। मीन्स ये आपने रिवेट मारा है वो 2 भाग में सेपरेट हो जाएगी। तो शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं और फोर्स भाग्या शियरिंग एरिया होगा। टेंसाइल और कॉम्प्रेशन में क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ओके,
तो जो रिवेट है वो बेस्ट एग्जांपल है शियर स्ट्रेस के लिए, वहाँ पे शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ये हमारा नंबर 2 था। पहले नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें 2 पार्ट्स, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव, इसके आगे मैंने बोला शियर स्ट्रेस। नंबर 3 है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको हम फ्लेक्चरल स्ट्रेस भी बोलते हैं, जिसको हम फ्लेक्चरल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ओके, तो अगर कोई बीम है और वो बीम लेटरल लोड मीन्स ट्रांसवर्स लोड से, बेंडिंग मोमेंट से, शियर फोर्स सभी इंट्रोड्यूस होते हैं और इससे जो हमारा बीम है वो सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन है, मान लो कि कोई भी क्रॉस सेक्शन है, एट एनी पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन, बीम के कोई क्रॉस सेक्शन के कोई पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है। ओके, तो बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है? वो किसको रेजिस्ट करेगा? बेंडिंग स्ट्रेस को या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को। ओके, तो इसको हम बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, व्हेन बेंडिंग इज ऑल्सो शियर, अगर बेंडिंग में शियर भी होता है, जिसको हम ऑर्डिनरी बेंडिंग बोलते हैं। ये नंबर 3 था। जनरली बीम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है। इसके आगे है ट्विस्टिंग स्ट्रेस। ट्विस्टिंग जनरली आपको पता होगा, जो हमारी शाफ्ट है इंजन की, ओके, जहाँ पे शाफ्ट यूज़ होती है सभी प्लेस पे आपको ट्विस्टिंग स्ट्रेस दिखने को मिलता है। जो हमारा बॉडी होगा वो क्या हो जाएगा? ट्विस्ट होगा। मान लो कि ये फिक्स है और ये शाफ्ट है मान लो, और यहाँ से आप ट्विस्ट करते हो तो क्या होगा? ये फिक्स है, तो यहाँ पे आप ट्विस्ट करते हो टॉर्क टी से, तो क्या होगा? तो शियर स्ट्रेस मीन्स ट्विस्टिंग स्ट्रेस, शाफ्ट सब्जेक्ट हो जाएगी। नंबर 5 जो लास्ट है, जिसको हम बोलते हैं बेयरिंग स्ट्रेस। बेयरिंग क्यों यूज़ करते हैं आप सभी को पता होगा। ओके, जो भी एक्सियल मूवमेंट है शाफ्ट की वो ना हो, इसलिए हम बेयरिंग यूज़ करते हैं। जनरली बेयरिंग फोर्स अपन बेयरिंग एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा AB मीन्स बेयरिंग एरिया। ओके, तो बेयरिंग स्ट्रेस जो प्रेशर होते हैं दोनों के बिटवीन, द बेयरिंग स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द कॉन्टैक्ट प्रेशर बिटवीन टू सेपरेट बॉडी। दो बॉडी के बीच में जो बिटवीन जो प्रेशर होता है, इससे जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। जनरली जो बोल्ट होते हैं, नट एंड बोल्ट, ओके, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये 5 स्ट्रेस मैंने आपको बताया और इसमें इसका आंसर था, आपको पता होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच बाय लोड इज डबल, अगर हम वायर को खींच कर स्ट्रेच कर कर टेंसाइल फोर्स लगा कर, अगर स्ट्रेच वर्ड्स आए तो समझ लेना कि क्या है टेंसाइल फोर्स। तो यंग मॉड्यूलस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यंग मॉड्यूलस अनएफेक्टेड रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यंग मॉड्यूलस को कोई भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, वो एक कांस्टेंट है, हम इसको बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कुछ पता कुछ नहीं होगा, मीन्स इसको कोई डिफरेंट नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, चलो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, तो क्या होगा? तो मोर होगा, डबल होता है। जनरली जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से ज़्यादा होगा, मोर होगा। ओके, तो ये कॉमन लॉजिक का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं? द मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग द टेस्ट बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, इसके आगे है, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज एन इंडेक्स। अगर इम्पैक्ट वर्ड्स आए तो आंख बंद करके लिख देना टफनेस। ओके, टफनेस क्या है? तो जो एबल होता है मटेरियल में कि जो इम्पैक्ट लोड है इसको इसके सामने
टिक रहे, इसके लिए जो एबिलिटी होती है मटेरियल की उसको बोलते हैं टफनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है, जो वियर टियर नहीं हो इसकी एबिलिटी है। ओके, तो उसको हम हार्डनेस बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। फटीग स्ट्रेंथ, रिपीटिव लोड लगता है, इसके आगे जो भी हमारी एबिलिटी है मटेरियल की, एंड्योरेंस लिमिट जिसको हम बोलते हैं फटीग स्ट्रेंथ। ओके, तो इसका आंसर होगा तो टफनेस। चलो इससे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द यंग मॉड्यूलस ऑफ अ वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ वायर कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर कोई भी कर लो, डबल कर दो, हाफ कर लो, यंग मॉड्यूलस इलास्टिक कांस्टेंट को कुछ चेंज नहीं होने वाला, वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो आंसर होगा सेम अमाउंट। ओके, परसेंटेज रिडक्शन एरिया इन परफॉर्मिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन। पहली बात कास्ट आयरन लिखा है, कास्ट आयरन क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, इसका कोई भी स्ट्रेन जनरेट नहीं होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट ही मिलेगा आपको। तो हमारा आंसर होगा 0% रिडक्शन ऑफ एरिया। ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 80 to 85 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें फिर से हम आपको ऐसे MCQs एक्सप्लेन करेंगे विथ कंटेंट। ओके, आपको कंटेंट भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।